पता चला कि ये तो हवेली के मालिक अमीर ताजिर करीम खान की आवाज थी। वह अपने गुस्से में पागल हो रहा था क्योंकि उसकी हवेली का सबसे कीमती खजाना, एक पुरानी सोने की महफूज, गायब हो चुका था। करीम खान एक ऐसा आदमी था जिसकी आंखों में लालच की चमक थी और जुबान पर झूठ की महारत। वह गांव के गरीबों से धोखा देता, उनकी मेहनत को हड़प लेता और फिर हंसता। लेकिन उस रात का सानिहा उसे और भी बेचैन कर गया। इस गांव में ही रहता था एक सादा सा किसान, अहमद हुसैन, जिसे सब प्यार से हुसैन बाबा कहते। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जहां वह गंदुम और चावल उगाता और जो कुछ बचता वह गांव के बाजार में बेचता। उसकी बीवी आयशा एक मेहनती औरत थी जो घर संभालती और कपड़े सिलाई करके कुछ पैसे कमाती। उनका बेटा फरीद अभी तो 16 साल का हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उस उम्र के लड़कों में कम ही देखने को मिलती है। फरीद पढ़ने लिखने में होशियार था और उसे किताबें पढ़ने का शौकन था। खास तौर पर वह पुरानी कहानियां जिनमें गरीब हीरो होते और अमीरों को सबक मिलता। हुसैन बाबा हमेशा फरीद को समझाते, बेटा दुनिया में ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है, धोखा देने वाले का अंजाम बुरा होता है। सर्दियों का मौसम था, बर्फबारी की वजह से फसलें देर से पक रही थीं और हुसैन बाबा की माली हालत पहले से ही डगमगा रही थी। एक दिन हुसैन बाबा ने अपनी थोड़ी सी गंदुम पिसवाई जो पुरानी आबादी में एक छोटी सी चक्की पर मिली। वह गंदुम का आटा पीसा और एक बड़ी टोकरी में भरा। सोचा कि बाजार जाऊंगा, आटा बेचूंगा और कुछ पैसे कमा लूंगा ताकि घर का खर्चा चले। फरीद ने कहा, अब्बा मैं साथ चलूं? मगर हुसैन बाबा ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। नहीं बेटा, तू अभी छोटा है, बाजार के सौदियों और ताजरों की चालाकी से बचना पड़ता है, मैं खुद जाऊंगा। हुसैन बाबा अपनी पुरानी गधे वाली गाड़ी लेकर बाजार रवाना हुए। बाजार पहुंचे तो एक कोने में गाड़ी खड़ी की और आटे की टोकरियां सामने रख दी। कुछ देर इंतजार किया मगर कोई ग्राहक न आया। बर्फ पड़ रही थी और सर्दी की लहर जिस्म को कांपने पर मजबूर कर रही थी। तभी दूर से एक खूबसूरत घोड़े पर सवार आदमी आया। यही करीम खान था। उसकी दाढ़ी साफ सुथरी, लिबास महंगा और आंखों में वह लालची चमक जो हुसैन बाबा जैसे सादा लोगों को दूर से पहचान लेती थी। करीम खान की नजर आटे की टोकरियों पर पड़ी। उसे याद आया कि उसकी बीवी ने कहा था, आज ताजा आटे की रोटी बनाऊंगी, मगर घर का आटा खत्म हो गया है। वह हुसैन बाबा के पास आया और मीठी आवाज में बोला, अरे भाई क्या बेच रहे हो? यह आटा तो बहुत साफ नजर आ रहा है। हुसैन बाबा खुश हो गए। जी साहब, ये तो आज ही पीसा हुआ ताजा आटा है, गंदुम गांव की बेहतरीन थी, आप चाहें तो सस्ते दामों दे दूंगा। करीम खान ने हुसैन बाबा को घूर कर देखा। सादा लिबास, थके हुए चेहरे पर ईमानदारी की चमक। उसने दिल में सोचा, ये तो बिल्कुल भोला भाला है, आज इसे हाथ लगा लूं। वह बोला, भाई ये पूरी गाड़ी का आटा कितने में दे दोगे? हुसैन बाबा को लगा कि पूरा माल एक ही दफा बिक जाएगा, तो जल्दी से बोले, सिर्फ 500 रुपये दे दें, सारा ले जाइए। करीम खान ने फौरन 500 निकाले और बोला, ठीक है, मगर यह आटा मेरे घर तक पहुंचा दो, घर करीब ही है। हुसैन बाबा ने करीम खान को भी गाड़ी पर बिठाया और उसकी हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली पहुंचे तो हुसैन बाबा ने कहा, साहब जल्दी से आटा उतरवा दें, मुझे घर वापस जाना है। करीम खान मुस्कुराया मगर उसकी मुस्कुराहट में जर था। कौन सी गाड़ी? मैंने तो पूरी गाड़ी के 500 दे दिए हैं, अब ये सब मेरा माल है। हुसैन बाबा हैरान, साहब मैंने आटे के दाम बताए थे, गाड़ी तो मेरी है। करीम खान ने सख्त लहजे में कहा, मैंने पूछा था पूरी गाड़ी का दाम, तूने खुद 500 कहा, अब जबान से फिर रहे हो? तुम जैसे लोग वादों के पाबंद नहीं होते। फिर उसने नौकरों को बुलाया जिन्होंने हुसैन बाबा के कपड़े उतार दिए, उसे मारा पीटा और हवेली से बाहर धकेल दिया। हुसैन बाबा नंगा, शर्मिंदा, बर्फ में कांपता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। वह दिन भर वहां छुपा रहा और रात के अंधेरे में घर पहुंचा। घर पहुंचते ही आयशा और फरीद ने उसकी हालत देखी तो दिल फट गया। चादर ओढ़ाई, गर्म दूध पिलाया और वजह पूछी। हुसैन बाबा की आंखों से आंसू बहते रहे जबकि उसने सारा वाकया सुनाया। कैसे करीम खान ने उसकी सादगी का फायदा उठाया, न सिर्फ आटा छीन लिया बल्कि उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। फरीद का खून खौल उठा। उसने गुस्से से कहा, अब्बा जी कल बाजार में मैं जाऊंगा, इस ताजर से आपकी बेइज्जती का हिसाब लूंगा और हमारी गधे वाली गाड़ी भी वापस ले आऊंगा। हुसैन बाबा ने बेटे के जज्बात देखे मगर नरमी से समझाया, नहीं बेटा, ताजर बहुत चालाक और जालिम है, कहीं तू भी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। मगर फरीद ने जोश भरे लहजे में कहा, अब्बा जी बस आप मुझे उसका हुलिया बता दें, फिर देखें आपका बेटा कैसे आपकी इज्जत वापस लाता है। हुसैन बाबा ने करीम खान का मुकम्मल हुलिया बता दिया। लंबी दाढ़ी, बाईं आंख का कोहल और वह खास मुस्कुराहट
जो सांप की तरह झड़ होती। अगले दिन सुबह सवेरा फरीद ने पड़ोसी से एक गड्ढे वाली गाड़ी मांगी। उसमें ताजा आटा भरा और बाजार का रुख किया। वह बिल्कुल उसी जगह खड़ा हुआ जहां उसके अब्बा को धोखा दिया गया था। कुछ देर गुजरी तो वहीं करीम खान अपने भरम भरे अंदाज में आ गया। फरीद को देखा तो रुक गया। फरीद का मासूम चेहरा और नर्म लहजा सुनकर करीम खान ने दिल में सोचा, कल बाप को बेवकूफ बनाया, आज बेटे की बारी है। ये तो और भी सादा लग रहा है। अब की बार पूरा आटा और गाड़ी दोनों हाथ लग जाएंगे। करीम खान फरीद के पास आया। भाई, इस गाड़ी में क्या है? फरीद ने नरमी से जवाब दिया, साहब ताजा आटा है, ऐसा खालिस आटा आपने कभी ना छका होगा। करीम खान बोला, तो बता पूरी गाड़ी का क्या दाम लगाया है? फरीद मुस्कुराया, बस साहब एक मुट्ठी भर रुपये दे दें, सौदा आपका। करीम खान के चेहरे पर खबीस मुस्कुराहट फैल गई। दिल में सोचा, वाह, ये तो बाप से भी ज्यादा नादान है। एक मुट्ठी में 10-10 के नोट रख दूंगा, 100 रुपये और पूरी गाड़ी मेरी। वह बोला, ठीक है भाई, सौदा मंजूर है, मगर पैसे मैं घर जाकर दूंगा, तू बस गाड़ी मेरे घर पहुंचा दे। फरीद खामोशी से तैयार हो गया। जब हवेली पहुंचे तो करीम खान ने गाड़ी अंदर खड़ी करवाई, फिर जेब से 10-10 के नोट निकाले, मुट्ठी में दबाकर फरीद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले लो मुट्ठी भर दाम और गाड़ी यहीं छोड़कर वापस जाओ। यही तय हुआ था ना? फरीद ने संजीदगी से कहा, साहब दाम तो आटे के लगे थे, गाड़ी मेरे अब्बा की है, मेरी है, आप मेहरबानी फरमाकर सिर्फ आटा उतरवा दें। करीम खान गुस्से से दांत पीसा, क्या बकवास कर रहे हो? तूने खुद कहा था एक मुट्ठी में पूरी गाड़ी दे दोगे, अब जबां से फिर रहे हो? फरीद ने कहा, नहीं साहब, जो कहा था वही मान रहा हूँ। आटा बेचा है, गाड़ी नहीं। यह मेरा रोजगार का जरिया है। करीम खान गुस्से में बोला, अब अगर ज्यादा बातें की तो तेरे अब्बा की तरह तुझे भी जलील करके बाहर निकाल दूंगा। फरीद ने खामोशी से सुना, फिर बोला, अच्छा साहब, अगर बात ऐसी है तो लाओ वह मुट्ठी भर दाम। करीम खान जैसे ही मुट्ठी आगे बढ़ाने लगा, फरीद ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और जेब से छुरी निकालकर कहा, सुनो साहब, मैं अपनी गाड़ी तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ, मगर बदले में तुम्हारी अंगूठी साथ ले जा रहा हूँ। करीम खान कांप उठा, ये क्या बदकलकी है? हाथ छोड़ो मेरा। फरीद बोला, तुमने मेरी पूरी गाड़ी एक मुट्ठी के बदले हड़प की थी ना, अब ये मुट्ठी मेरी है। छुरी तेज थी और फरीद का इरादा पक्का। जैसे ही उसने हाथ पर दबाव डाला, करीम खान चीख उठा, खुदा का वास्ता है बेटा, जो चाहे ले लो, बस मुझे छोड़ दो। फरीद बोला, पहले वह गाड़ी खाली करो जो कल मेरे अब्बा अहमद हुसैन से छीन ली थी, वह भी वापस दो। और हाँ, अब तुम्हें मुझे 1000 रुपये माहना पर अपने घर में नौकरी भी देनी होगी। करीम खान के पास कोई चारा न था, जान बचाने के लिए हाथ जोड़े। ठीक है, जैसे तू कहेगा वैसे ही होगा। फरीद ने छुरी वापस की और कहा, अगर तुम अपनी जबान से फिरो या नौकरी से निकालने की कोशिश की या तनख्वाह में टाल मटोल की तो याद रखना, मैं तुम्हारी नाक और कान दोनों काट दूंगा। करीम खान कांपते हुए सिर हिलाया और वादा कर लिया। उसने अहमद हुसैन बाबा की गाड़ी खाली करवाई, 1000 रुपये आटे के भी दिए और नौकरी की हामी भर ली। फरीद 2 गधों वाली गाड़ियां लेकर गांव वापस लौटा। दूर से अहमद हुसैन बाबा ने बेटे को आते देखा तो खुशी से बेकाबू हो गए, तोड़कर गले लगा लिया। फरीद ने सारी कहानी सुनाई और नौकरी की बात भी बताई। अहमद हुसैन बाबा फिक्रमंद हुए, बेटा वह ताजर बदला लेने वाला है, खबरदार, हमेशा होशियार रहना। फरीद मुस्कुराया, अबाजी, अगर वह सांप है तो मैं सांप का हंटर हूँ, अब आप फिक्र न करें। अगले दिन फरीद करीम खान की हवेली पहुंच गया। करीम खान ने दिल में सोचा, इसे इतना थका दूंगा कि खुद भाग जाएगा। वह बोला, फरीद 2 खेत जोड़ फरमा और शाम को लकड़ियां भी लाना चूल्हे के लिए। फरीद खामोशी से निकल गया, खेत की तरफ गया और दिन भर एक दरख्त के नीचे सोता रहा। शाम को हल्के फुल्के 3-4 टुकड़े किए, उन्हें कांटा गट्ठा बनाया, सर पर रखा और वापस आ गया। हवेली पहुंचा, लकड़ी का गट्ठा फेंका और खामोशी से खाने बैठ गया। करीम खान ने नौकर से कहा, इसे एक मुट्ठी चावल दे दो और एक चम्मच दाल, यही यहाँ की तनख्वाह है। फरीद ने सुना, यहाँ रहना है तो एक मुट्ठी चावल पर रहो, वरना निकल जाओ। फरीद ने खामोशी से वह चावल खाए, पानी पिया और अपने कमरे में चला गया। मगर रात को भूख ने सोने न दिया। पेट में चूहों की दौड़ थी। कुछ देर करवटें बदलता रहा, फिर उठा और बाहर सहन में गाय के बाड़े की तरफ चला गया। वहां देखा कि एक छोटा सा बछड़ा रस्सी से बंधा है। फरीद ने चुपके से रस्सी खोली। बछड़ा फौरन माँ के नीचे जाकर दूध पीने लगा। जैसे ही बछड़े ने मुंह लगाया, गाय के थन में दूध आ गया। फरीद ने मौका गनीमत जाना, बछड़े को दोबारा बांधा और सारा दूध खुद पी गया। पेट भरने के बाद सुकून की नींद सोई। अगली सुबह जब करीम खान दूध निकलवाने गया तो थन बिल्कुल खाली थे। वह हैरान, अभी झुका ही था
कि गाय ने जोर की लाती मारी और वह पीछे जा गिरा। ये रोज का रिवाज बन गया। फरीद हर रात बछड़ा छोड़ता, गाय दूध देती, वह पीता और दिन भर काम करता रहता, मगर वह जिस्मानी तौर पर कमजोर होने के बजाय पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और मजबूत दिखाई देता। करीम खान हैरान, ये लड़का एक मुट्ठी चावल खाता है, सारा दिन काम करता है और फिर भी ऐसा फिट कैसे है। उसे क्या खबर थी कि उसकी गाय का सारा दूध फरीद के पेट में जा रहा है। कुछ दिन बाद करीम खान की बीवी शबनम भी अपने माँ बाप के पास चली गई। पूरा महीना गुजर गया, वह वापस न आई। करीम खान अकेला होकर उदास रहने लगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि खुद जाकर बीवी को वापस लाएगा। उसने फरीद से कहा, फरीद मेरे साथ चल, बीवी को लेने जाना है। सिर्फ एक घोड़ा था, उस पर करीम खान खुद बैठा और फरीद को पैदल साथ चलने को कहा। फरीद दिल में मुस्कुराया। अच्छा तरीका निकाला है मुझसे जान छुड़ाने का। सोचा होगा मैं रास्ते में मर जाऊंगा और ये साहब घोड़े पर आराम से ससुराल पहुंच जाएंगे। अगर तुझे होश न दिलाया तो मेरा नाम फरीद नहीं। कुछ फासले पर करीम खान थक गया, एक दरख्त के नीचे लेटकर आराम करने लगा और फरीद से कहा, घोड़े का ख्याल रखना, मैं धर्रा आंख लगा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कुछ ताजरों का काफिला वहां से गुजरा। फरीद ने घोड़े की दुम का थोड़ा सा हिस्सा काटा और अपने पास रख लिया, फिर पूरा घोड़ा उन ताजरों को बेच दिया। सौदा के बाद फरीद एक झाड़ी के करीब बैठ गया और दुम का काटा हुआ टुकड़ा एक चूहे के सुराख पर रख दिया, जैसे चूहे को पकड़ने बैठा हो। थोड़ी देर बाद करीम खान की आंख खुली। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई, घोड़ा गायब। फरीद झाड़ी के पास बैठा था, हाथ में दुम का टुकड़ा। करीम खान गुस्से से बोला, फरीद मेरा घोड़ा कहाँ गया? फरीद ने बहुत मासूम लहजे में कहा, साहब घोड़ा तो चूहे के बाल में घुस गया, मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी दुम पकड़ रखी है, अकेला खींच नहीं पा रहा। थर्रा आप भी जोर लगाएं। करीम खान गुस्से में आया और जैसे ही दुम खींची, दुम उसके हाथ में रह गई। ये क्या मजाक है? वह चीखा। फरीद ने संजीदगी से कहा, साहब आपने खुद कहा था कि अगर जाना है तो मेरी नाक कान काट कर जाओ, तो आप ही बताएं, तुम तो मेरी साथ रह गई, अब घोड़ा नहीं रहा। करीम खान कुछ न कह सका। मजबूरी में फरीद को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में एक और बाजार आया। करीम खान ने वहां से दूसरा घोड़ा खरीदा, इस बार काला घोड़ा। दोनों आगे बढ़ने लगे। रास्ते में पड़ाव डाला गया। करीम खान ने पेट भरकर खाना खाया और फरीद से कहा, यह घोड़ा खास है, खूब रगड़ कर नहलाओ, सारी मेल छोड़नी चाहिए। फरीद ने बाजार जाकर वह घोड़ा भी बेच दिया और इस बार एक खूबसूरत सफेद खरगोश ले आया। जब करीम खान की आंख खुली तो फरीद खरगोश लेकर बैठा था। फरीद घोड़ा कहाँ है? फरीद ने बड़ी सादगी से कहा, साहब आपने कहा था रगड़ रगड़ के नहलाओ, मैंने इतना रगड़ा कि घोड़े का काला रंग उतर गया। आप देखें यह बिल्कुल सफेद हो गया और इतना रगड़ा कि वह सिकुड़ कर यह खरगोश रह गया। करीम खान ने दांत पीसे, मगर अब वह कुछ कर भी न सका। अब दोनों पैदल चलने पर मजबूर हो गए। ससुराल करीब आ गया था, मगर करीम खान भूख से निढाल हो चुका था। सारी रकम घोड़ों पर खर्च हो चुकी थी और खाने पीने का सामान भी खत्म। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और फरीद से कहा, फरीद जा मेरे ससुराल पहुंच जा, कह दे दामाद आ रहा है, वह लोग खुश होकर मेरे लिए खाने का इंतजाम करेंगे। फरीद रवाना हुआ और जैसे ही ससुराल पहुंचा, करीम खान की सास ने फिक्रमंदी से पूछा, बेटा हमारा दामाद खैरियत से तो है? फरीद ने संजीदगी से जवाब दिया, नहीं माई जी, फकत ठीक नहीं है, दामाद साहब को सख्त पेट की खराबी हो गई है, वह रास्ते में ही बैठ गए हैं, कुछ भी खाने को न दें तो बेहतर, वरना और खराब हो जाएंगे। सास जी घबरा गई और फौरन खानदान को बुलाया। सबने सोचा दामाद बीमार है तो हल्की फुल्की खाने की चीज बनाई। फरीद ने मौका देखा और कहा, माई जी दामाद साहब को खिचड़ी मिल जाए तो अच्छा होगा, मगर मुझे तो भूख लग रही है, कुछ फल दही और रोटी दे दें। सास जी ने खिचड़ी दामाद के लिए और फरीद के लिए फल दही रोटी और यहाँ तक कि मीठी भी तैयार करवाई। फरीद ने मजे से खाया और फिर बाहर जाकर करीम खान को बुलाया। करीम खान पहुंचा तो देखा कि सिर्फ खिचड़ी है। गुस्सा तो आया मगर बोल न सका, क्योंकि अपने की का फरमा है। रात को दोनों की चारपाइयां छत पर लग गईं। फरीद मजे से खराटे लेकर सो गया। करीम खान भूखा करवटें बदलता रहा। आखिरकार उसने फरीद को झिंझोड़ा, यार तूने तो फल दही खाकर खराटे ले लिए, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। फरीद ने चुपके से एक चाल सोची। छत में पुराना धमला था, एक सुराख जो पहले जमाने में अनाज नीचे गिरने के लिए होता था। फरीद ने करीम खान की कमर में रस्सी बांधी और कहा, साहब नीचे रसोई में खाना पड़ा है, आप जाइए खा लीजिए, जब पेट भर जाए तो रस्सी हिलाइए, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। करीम खान बहुत खुश हुआ, फौरन नीचे उतर गया और फलों दही रोटी पर टूट पड़ा जैसे बरसों से भूखा हो।
खा पी कर जब पेट भरा तो करीम खान ने रस्सी हिलाई और आहिस्ता आवाज दी, फरीद अब मुझे ऊपर खींच लो। मगर फरीद खराटे ले रहा था। करीम खान की सांस पानी पी रही थी। वह बार बार पुकारता, खींच खींच जल्दी खींच। नीचे रसोई के दरवाजे के पास सास जी आई तो अंदर से आवाजें सुनी, खींच खींच। वह घबरा गई, भागकर शौहर को जगाया। अरे जी, रसोई में कोई जिन या भूत आ गया है जो बार बार कह रहा है खींच खींच। बूढ़े ससुर ने फौरन बेटे, दामाद जो अभी तो ऊपर था और हंसियों को जमा किया। सब रसोई के दरवाजे पर कान लगाकर खड़े हो गए। अंदर से आवाजें आ रही थीं। तब तक फरीद जाग गया। जल्दी से रस्सी खींचकर करीम खान को ऊपर खींच लिया। जब दरवाजा खोला गया तो रसोई खाली थी। सब हैरान होकर वापस चले गए। मगर किस्मत तो कुछ और लिख चुकी थी। रात के आखिरी पहर करीम खान के पेट में दर्द शुरू हो गया। शायद भूख और खाने की वजह से उसने फरीद को झिंझोड़ा, हट मेरे साथ खेतों तक चल, बहुत जोर का पेट खराब है। फरीद आधी नींद में बोला, साहब बाहर जाने की क्या जरूरत, यहाँ पास एक मिट्टी की हांडी रखी है, उसमें ही काम निपटा लीजिए, सुबह में चुपके से ले जाकर फेंक आऊंगा। करीम खान मजबूर हांडी में ही फारिग हो गया। सुबह जल्दी आंख खुली तो उसने फरीद को जगाया, उठ जल्दी हांडी बाहर फेंके, वरना लोग देख लेंगे तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मगर फरीद खराटे मार रहा था। करीम खान ने खूब झंझोड़ा, कोई फायदा ना हुआ। अब क्या करें। करीम खान ने चादर ओढ़ी, हांडी सर पर रखी और दबे कदम सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे ही सहन में पहुंचा, क्या देखता है, ससुर भैंसों को चारा डाल रहे हैं। करीम खान निगाहें चुराता हुआ जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मगर फरीद की आखिरी चाल, यह सब फरीद छत से देख रहा था। मौका गनीमत जाना। जल्दी से करीब रखी एक मोटी लाठी उठाई। तब पहले पांव नीचे उतरा और पीछे से हमला आवर होने को तैयार हो गया। जैसे ही करीम खान चादर ओढ़े सर पर हांडी रखे जंगल की तरफ जा रहा था, फरीद ने पूरे गांव में शोर मचा दिया, चोर चोर, अरे देखो सर पर हांडी लेकर चादर ओढ़े जा रहा है चोर। कुछ देहाती जो सुबह सवेरा भैंसों को चारा देने जाग चुके थे फौरन डंडे और लाठियों लेकर दौड़ पड़े। उन्होंने दूर से करीम खान को देखा, चादर ओढ़े, हांडी उठाए, बस यही है चोर। और फिर ठंग ठंग लाठियों की बारिश शुरू हो गई। कोई हाथ मार रहा, कोई टांग, कोई आवाज निकाल रहा। करीम खान बेहोशी में चीख रहा, अरे मैं चोर नहीं हूँ, मैं करीम खान हूँ। किसकी चमड़ा। मगर किसी ने न सुना। यही शोर शराबे में ससुराल वाले भी पहुंच गए। सबके हाथों में लाठी थी। तब फरीद ने आखिरी बात कहकर तमाशा मुकम्मल कर दिया, अरे सब लोग तू यहाँ है, पर हमारे साहब जी कहाँ गए। सब चौंक गए। हाँ वाकई दामाद जी तो शोर सुनते ही गायब हो गए। आखिर कहाँ है। जब उन्होंने चादर खींची तो सामने खुद उनका दामाद, चेहरा शर्मिंदगी से झुका, जिस्म नीला पड़ा और सर पर हांडी। पूरे महफिल में हंसी का तूफान उठ गया। करीम खान शर्म से पानी पानी हो गया। इज्जत, गरूर, फखर सब मिट्टी में मिल गया। घर के अंदर ले जाकर दूसरे कपड़े पहनाने दिए गए। शबनम बी को भी साथ किया गया और सब ने तंजिया मुस्कुराहटों के साथ रुखसत किया। जब गांव वापस पहुंचे तो फरीद ने आहिस्ता से कहा, साहब जी जो आपकी हांडी पर पहली लाठी पड़ी थी वह मैंने मारी थी, और जो चोर चोर चलाया था वह भी मैं ही था। करीम खान के कदम जैसे जमीन में धंस गए, आंखों में आंसू आ गए। उसने डरी हुई आवाज में कहा, फरीद ये तूने क्यों किया। तुझे इससे क्या मिला। फरीद ने नरमी और अज़्म से जवाब दिया, मुझे वही मिला जो आपने मेरे बूढ़े वालिद अहमद हुसैन को नंगा करके जंगल में छोड़कर हासिल किया था। यह उस जिल्लत का बदला था। करीम खान की गर्दन झुक गई। फरीद मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए अब तू मेरा पीछा छोड़ दे। फरीद ने संजीदगी से कहा, इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा साहब जी। मेरा आपसे वादा था कि जब आप मुझे नौकरी से निकालेंगे तो अपनी नाक कान काट कर मेरे हाथ में रखेंगे। करीम खान हाथ जोड़कर गड़गड़ाता रोने लगा। फरीद नाक कान छोड़, जो मांगेगा दूंगा, बस मेरी इज्जत बख्श दे। फरीद ने आखिरी शर्त रखी, वादा करो कि आज के बाद किसी गरीब को धोखा ना दोगे, किसी का मजाक ना उड़ाओगे, और अभी के अभी मेरे हाथ पर 500 रुपये रख दो। करीम खान ने फौरन वादा किया। 500 फरीद के हाथ पर रखे और अपने किए पर पछतावे के साथ सिर झुकाए खामोश बैठ गया। आखिर में फरीद वापस अपने घर चला गया। करीम खान ने सच में जिंदगी भर का सबक सीख लिया। अब वह न किसी को धोखा देता, न गरीब का मजाक उड़ाता। दिल से तौबा की और अहमद हुसैन से माफी मांगी। शबनम भी वापस आई और करीम खान की जिंदगी बदल गई। अब वह गरीबों की मदद करता और हवेली का खजाना खैरात पर खर्च करता। सबका यह है कि जो माँ बाप का दिल दुखाए वह जिंदगी में कभी सुकून ना पा सके। जो गरीब को जिल्लत दे, अल्लाह उसे दुनिया में ही रुसवा कर देता है, और जो सब्र करे,
अल्लाह उसे इज्जत, अकल और मौका दोनों अता फरमाता है। फरीद की चालाकी ने न सिर्फ बाप की इज्जत वापस की, बल्कि एक जालिम को इंसान बना दिया। गांव में आज भी ये कहानी सुनाई जाती है। जब कोई बच्चा पूछता है गरीब कैसे अमीर होता है, तो बूढ़े मुस्कुराकर कहते, अकल और सब्र से बेटा, अकल और सब्र से।